हेलो क्लास 11th, आपका लॉज ऑफ मोशन का अब टॉपिक करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब होता है व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट। जब बॉडी कैसे हो? रेस्ट पे हो। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तब मैंने आपको बताया था अगर हम खड़े हैं तो हमें खड़े रहने के लिए भी फ्रिक्शन फोर्स की आवश्यकता होती है। तो आप कहोगे इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन। It has tendency to oppose the relative motion. Relative motion को oppose करने की इसकी क्या है? टेंडेंसी है। It has a tendency to oppose the relative motion. ये कैसे एक्ट करते हैं? वही it acts along tangentially to the point of contact. Tangentially to the point of contact के tangentially act करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे थे? कांस्टेंट थे, बट ये कैसे होते हैं? वेरिएबल। दे आर वेरिएबल फोर्सेस। वेरिएबल मतलब ये अपनी वैल्यू फिक्स नहीं रखते हैं और यू कैन से सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। कैसे होते हैं ये? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इनकी जो लिमिट होती है फ्रिक्शन फोर्स Fs 0 से बड़े या उसके इक्वल और मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक इसकी वैल्यू जा सकती है। ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, इसे हम लिखते हैं F लिमिटिंग से, एंड F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू μs इंटू n, वेयर μs इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ static friction and what is an normal reaction force। ठीक है, तो क्या है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तब इनकी टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन को अपोज करने की इसकी टेंडेंसी होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंजेंशियली एक्ट करते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होते हैं। इनकी लिमिट 0 से लेकर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जा सकती है और उसकी वैल्यू होती है μs इंटू n, वेयर μs इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और वेयर म्यू के क्या था? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। n क्या है यहाँ पर? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg, फ्लोर पे रखी है, 6 न्यूटन का फोर्स है इस पे और इसका स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है μs 0.2। आपसे पूछ रहे फर्स्ट पार्ट फाइंड फ्रिक्शन फोर्स बताना है और दूसरा फाइंड एक्सेलरेशन। देखो अभी आपको ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो बॉडी का एक्सेलरेशन इस साइड होगा, तो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा मतलब जब बॉडी मोशन में होगी तो आप एक कंडीशन हमेशा चेक करा करो, क्या कि अप्लाइड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? F लिमिटिंग के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आपकी बॉडी कैसे होगी? मोशन में। बॉडी विल बी इन मोशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी बॉडी मोशन में नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन F लिमिटिंग, इस बॉडी का वेट कहाँ लगेगा? नीचे 4g। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो F लिमिटिंग कितना होता है? μs(n). μs की वैल्यू कितनी है? 0.2। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 4g। 0.2 इंटू 4 इंटू 10, इससे ये कैंसिल कितना आ गया? 4 2 ज़ा 8 न्यूटन, यानी कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 8 न्यूटन। अगर बॉडी पे अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स किस साइड होगा? इस साइड, बॉडी के टेंजेंशियली। ठीक है,
ये देखो बॉडी 6 न्यूटन का आगे लग रहा है, 8 न्यूटन का पीछे लग रहा है। इसका मतलब तो बॉडी को पीछे भाग जाना चाहिए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना कि आपने अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी आपको पीछे भागती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, इसका मतलब पहली बात तो ये आ गई कि ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ही नहीं हो रही। अप्लाइड फोर्स कितना है 6 न्यूटन और ये कितना है 8 न्यूटन, ये तो कंडीशन रॉन्ग है। इसका मतलब बॉडी कैसे होगी आपकी रेस्ट में, बॉडी इज़ इन रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा 0। ये बात तो ठीक है। इसने पूछा था फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बताओ। मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना लग सकता है 8 न्यूटन जितना, बट फ्रिक्शन फोर्स होते कैसे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होते हैं। इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे है, इधर 6 न्यूटन है तो पीछे भी कितना लग रहा होगा 6 न्यूटन, मतलब इसकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 6 न्यूटन, बिकॉज यू नो दैट फ्रिक्शन फोर्सेज आर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अगर आपसे ये पूछता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ लिमिटिंग तो आप कहते थे 8 न्यूटन, बट अब भी कितनी पूछ रहा है आपसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड से तो ज़्यादा नहीं हो सकते, अप्लाइड जितने हो सकते हैं कितने 6 न्यूटन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और करते हैं न्यूमेरिकल। ये बॉडी है, इसका मास है 4 kg, इस पे आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.6 और काइनेटिक दे रखा है 0.4। फर्स्ट पार्ट निकालना है आपको, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। देखिए ये बॉडी है, इसका वेट लगेगा कितना नीचे 4g, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा ऊपर की तरफ। मैंने आपको बताया था कंडीशन F अप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन F लिमिटिंग, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए और तभी आपकी बॉडी क्या होगी मोशन में होगी। अप्लाइड फोर्स कितना है 20 न्यूटन। F लिमिटिंग निकाल लेते हैं। F लिमिटिंग कितना होता है μSN, μS कितना है 0.6 यानी कि 6/10। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 4g, 0 से 0 कैंसिल, 6 4 24 न्यूटन। क्या 20 ज़्यादा है 24 से? नहीं, तो बॉडी कैसे होगी रेस्ट में, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका 0। बॉडी इज़ इन रेस्ट, क्योंकि कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो बॉडी कैसे होगी रेस्ट में। आपसे पूछा फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्सेज आर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो अगर इधर 20 न्यूटन है तो F स्टैटिक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 20 न्यूटन, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्सेज आर सेल्फ एडजस्टिंग फोर्सेज। और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 24 न्यूटन। क्लियर, समझ में आया? यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए एक और। ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे 20 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.6 है और काइनेटिक का 0.4 है। आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, तो सबसे पहले कंडीशन याद रखो, ये चेक करो कि F अप्लाइड जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर आपको बॉडी कैसे चाहिए मोशन में, पहले एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। F अप्लाइड कितना लग रहा है 20 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है स्टैटिक F लिमिटिंग। F लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है μSN, μSN आपको दे रखा है कितना 0.6 यानी कि 6/10। नॉर्मल रिएक्शन बॉडी का वेट 2g, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर कितना आ गया N इज इक्वल्स टू 2g, g से ये कैंसिल, कितना आ गया 12 न्यूटन। ठीक है, यानी कि F लिमिटिंग कितना लग रहा है पीछे की तरफ 12 न्यूटन, यानी कि अप्लाइड फोर्स 20 इज़ ग्रेटर देन 12, कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि बॉडी कैसे होगी मोशन में, बॉडी विल बी इन मोशन। अच्छा, अब बॉडी कैसे आ गई आपकी मोशन में, मोशन में आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है F के इज इक्वल्स टू μKN। म्यू के कितना दे रखा है 0.4 यानी कि 4/10। नॉर्मल रिएक्शन कितना है 2g, कितना आ गया 8 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया आपके पास।
आपने पहले यहाँ से ये पता कर लिया कि बॉडी कैसे होगी, रेस्ट में या मोशन में। हमें ये पता लग गया कि बॉडी कैसे होगी, मोशन में। अगर मोशन में हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा आपका, 8 न्यूटन। वो कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक है, बॉडी में क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अप्लाइड फोर्स आगे है, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है, तो नेट फोर्स, बड़े वाला फोर्स इज ग्रेटर देन छोटे वाला फोर्स। 12 - 8 इज इक्वल्स टू ma। m कितना है 2, 12 - 8 4 इज इक्वल्स टू 2a। कितना आ गया, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना बॉडी के अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले कंडीशन चेक करके ये पता लगाइए कि बॉडी रेस्ट में है मोशन में। अगर बॉडी मोशन में आ जाएगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा आपका, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास है m, एक ही फ्लोर पे रखी है। ठीक है, आपको पता है बॉडी का वेट लगता है नीचे की तरफ mg, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा आगे की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बॉडी बस जब उसकी कंडीशन में हो, जब टेंड टू मूव, एक्चुअली बॉडी मूव नहीं कर रही है, टेंड टू मूव करने की कोशिश करेगी तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस साइड, एफ लिमिटिंग। अगर बॉडी आगे की तरफ मूव करना, मतलब टेंड टू मूव करेगी तो आगे की तरफ मूव करेगी, बट उस टाइम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, एफ लिमिटिंग। तो ये नॉर्मल रिएक्शन और एफ लिमिटिंग के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए इनका रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड इज डिनोटेड बाय थीटा। सुनो फिर से, जब बॉडी रेस्ट पे रखी है, आपको पता है रेस्ट में रखने के लिए भी बॉडी अभी टेंड टू मूव है, मूव नहीं की है, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, एफ लिमिटिंग। इसका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आपको पता है एफ लिमिटिंग। चलो यहाँ से पहले लोग्राम को कंप्लीट किया हमने। ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें टेंजेंट थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर है, कितना है ये, एफ लिमिटिंग जितना, एफ लिमिटिंग, और इसका बेस कितना है, ये नॉर्मल रिएक्शन एन। एफ लिमिटिंग कितना होता है, म्यू एस एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस। ये थीटा कौन सा है, इस थीटा को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज टेंड टू मूव। लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दैट एंगल मेड बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड एफ लिमिटिंग टू द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन बॉडी इज जस्ट टेंड टू मूव। जब बॉडी जस्ट टेंड की मूव की कंडीशन में होगी, उस टाइम जो एंगल बन रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, क्लियर, ओके। एक क्वेश्चन और आता है कि विच वन इज ईजियर, पुश और पुल, विच वन इज ईजियर। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट है। पुश और पुल, पुश और पुल में से कौन ज़्यादा ईजियर है, किसी बॉडी को पुश करना आसान है या किसी बॉडी को पुल करना आसान है। देखिए, ये मान लीजिए पुल का केस है और इधर आपका पुश। चलो करके देखते हैं। ये एक बॉडी है, फ्लोर पे रखी है, रफ सरफेस, ये एम मास है इसका, इसको आप पुल कर रहे हो, कितने एंगल से, इधर थीटा से। ठीक है, इस बॉडी का वेट लगेगा नीचे कितना, mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, n। इसका f का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, f cos थीटा, और इधर कितना आएगा, f sin थीटा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नीचे वाला कंपोनेंट, तो क्या लिखोगे, f sin थीटा प्लस n इज इक्वल्स टू mg। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, mg माइनस f sin थीटा। ठीक है, f cos थीटा की वजह से बॉडी क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, पुश वाले केस में देखिए, ये बॉडी, इसका मास है m, रफ फ्लोर पे रखी है, आपने इसको पुश किया। ठीक है, इस तरह से लगा लो, चलो, आपने इसको पुश किया F फोर्स से,
ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ाओ। ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ? थीटा। इसका वेट कहाँ लगेगा? नीचे। कितना? mg। नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर, n। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? f cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा? f sin थीटा। ऊपर वाला कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नीचे वाला कंपोनेंट, n इज इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा। और f cos थीटा की वजह से बॉडी क्या करेगी? आगे की तरफ मूव करेगी। ये बताइए, ये चीज़ mg माइनस एफ साइन थीटा और mg प्लस एफ साइन थीटा, तो मतलब ये चीज़ बड़ी है आपकी, क्योंकि इसमें कंपोनेंट ऐड हो रहा है, इसमें एक कंपोनेंट कम है। इसका मतलब जहाँ फोर्स कम लग रहा है उसको आपको खींचना, धकेलना, मतलब पुल करना क्या होगा? आसान। देखो mg में से कुछ घट रहा है, यानी कि इसकी फोर्स की वैल्यू क्या है? कम। उसकी फोर्स की वैल्यू क्या है? ज़्यादा। जहाँ फोर्स कम लगाना पड़े वही ईजियर है, तो इससे क्या प्रूव हुआ? पुल इज़ ईजियर। लास्ट रिलेशन को देखो, यहाँ पर mg में से कुछ घट रहा है और यहाँ mg में कुछ ऐड हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? पुल करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पुश। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी बॉडी रेस्ट पे होगी, तो रेस्ट पे होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम कितना लगता है? एफ लिमिटिंग जितना, म्यू एस इंटू एन। और जब बॉडी मोशन में होती है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू के इंटू एन। क्लियर है? तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।